वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे। चैप्टर फर्स्ट की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप एक बार प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इवन कोई बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की जो प्लेलिस्ट है उसको रेफ़र कीजिए। मैंने 11 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं एंड बैक टू बैक आई विल डू माई बेस्ट कि मैं फर्दर वीडियोज़ अपलोड करके मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ आप लोगों की हेल्प। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, अच्छा एक पॉइंट और मुझे आपको बताना है। मैंने पहली लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये मैं ऑडियो पे अपलोड करूँ। देखो बच्चों, ऑडियो अपलोड करने का सिर्फ एक रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस कंटेंट को सुनो, ठीक है, आँख मिल करके सुनिए ताकि ये चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो। एंड कोई चीज़ अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है देन यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एंड वन मोर थिंग बच्चों, जो जितने भी चीज़ें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना मैक्सिमम वो ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। तो वैदिक एज शुरू करते हैं। तो वैदिक एज की शुरुआत बच्चों 1500 BC से अप्रॉक्स 600 BC तक है, ठीक है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, लास्ट वीडियो रेफ़र कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखिए वैदिक एज की अगर बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आगमन होता है आर्यंस का। तो आर्यंस की अगर हम बात करते हैं तो आर्यंस के लिए बोला जाता है कि ये जो आर्यंस थे आए कहाँ से, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अलग अलग जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनका अलग अलग ओपिनियन है। जैसे आर्यंस आर्कटिक रीजन से आए हैं, ये बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है। आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए, ये मैक्स मूलर ने कहा है। आर्यंस तिब्बत से आए, ये दयानंद सरस्वती जी का कहना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्यंस किस लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में बात की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यंस जब आए, ठीक है, तो कहाँ सेटल हुए, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है कि जब आर्यंस आए थे तो एक प्लेस में रहे, एक लोकेशंस में सबसे पहले उन्होंने सेटलमेंट की। उस लोकेशन को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी लोकेशन को हम ब्रह्मवर्ता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आर्यंस अगर आए तो उन्होंने, जब वो आए होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ के लोगों ने डिफीट किया होगा उनको, ठीक है। तो आर्यंस को यहाँ पर सबसे पहले जिन लोगों ने डिफीट किया वो दासास या दासूस थे, ठीक है। ये दासास स्लेव वहीं से वर्ड आया। तो आर्यंस जब आए तो अर्ली सेटलमेंट के लिए आर्यंस को ने हराया, किसको, दासास को, ठीक है, या दासूस को। आगे बढ़िए। देखिए अब एक क्वेश्चन आते हैं कि क्या आर्यंस के पास हॉर्सेस थे या नहीं थे, या इनको घोड़ों की जानकारी थी या नहीं थी। तो ध्यान रखना कि हॉर्सेस, घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आर्यंस की लाइफ में, ठीक है। तो घोड़ों की जानकारी इनको थी एंड इवन घोड़ों के साथ आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋग्वेदा की अगर बात करते हैं, वैदिक पीरियड हम पढ़ रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद में क्या है बच्चों, तो ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। और ये प्रेयर्स किसको ऑफर की जाती है, प्रेयर्स इज ऑफर टू अग्नि, इंद्र, ठीक है, लॉर्ड, सारे देव है, अग्निदेव, इंद्रदेव, मित्रदेव, वरुण देव एंड अदर गॉड्स, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल्स हैं, ठीक है, जिसको आप बुक्स भी कह सकते हैं। 1028 हाइम्स हैं, ठीक है, भजन, जो मेनली क्या कंसिस्ट करते हैं, दिस ऑल कंसिस्ट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, जो ऑफर की जाती है। ठीक, आगे किसको ऑफर की जाती है, लॉर्ड्स को, ठीक है। देखते हैं अब देखिए बच्चों, अब अगर वैदिक पीरियड में हम ट्राइबल पॉलिसी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीफ हुआ करता था जो जिसको हम राजन बोलते थे। देखो सिंपल सी बात है, राजन वर्ड आया वहाँ से, जो हमारी जनता की प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है, राजन, ठीक है, जो जन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो राजन किसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था, प्रोटेक्टर ऑफ द जना, ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ जन। अच्छा, उस टाइम पे क्या राजाओं की पोस्ट हेरिडिटरी थी, तो हम याद रखेंगे कि उस टाइम पे राजाओं की पोस्ट हेरिडिटरी नहीं, ठीक है, सॉरी, उस टाइम पे राजाओं की पोस्ट हेरिडिटरी थी, ठीक है। किंग पोस्ट जो थी उस टाइम पे, राजा की पोस्ट अनुवांशिक थी, हेरिडिटरी थी, ठीक है, ठीक। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वैदिक एज में राजा की पोस्ट अगर हेरिडिटरी है तो राजा के पास सुप्रीम पावर है ना। उस टाइम पे ट्राइबल असेंबलीज थी, तो राजा के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं थी, ठीक है। उसको क्या करना होता था, उसको ट्राइबल असेंबलीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, किसके लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए। अच्छा, क्या इलेक्शंस हुआ करते थे उस टाइम पे, तो ध्यान रखना, वैदिक एज से हमें कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे इलेक्शंस होते थे,
ठीक है। अब इलेक्शंस कंडक्ट कौन करता था? इलेक्शंस करवाए जाते थे ट्राइबल असेंबली के द्वारा, ठीक है। इसी ट्राइबल असेंबली को हम क्या बोलते थे उस टाइम पे? समिति, ठीक है। आगे इवन जो ट्राइबल असेंबलीज थी बच्चों, ये भी आप याद रखना, सभा, समिति, विधाता, गणन, ये सब क्या थी? सब ट्राइबल असेंबलीज थी चार, ठीक है। जिसमें से विधाता सबसे ओल्डेस्ट ट्राइबल असेंबली। अच्छा, क्या उस टाइम की महिलाओं को सभा या विधाता, मतलब सिंपल भाषा में, ट्राइबल असेंबलीज में ट्राइबल असेंबलीज को अटेंड करने का राइट था? तो बच्चों ध्यान रखना, वुमेन्स को सभा विधाता को अटेंड करने का उस टाइम पे पूरा राइट था, ठीक है। तो वुमेन सभा और विधाता मतलब ट्राइबल असेंबली को अटेंड करते थे, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, ये जो पुल वर्ड आया ना, पुला वर्ड, ठीक है, ये पुला वर्ड याद रखना, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से आया है, ठीक है। पुला था, पुला वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे आज की डेट में हम पुल बोलते हैं, पुला वर्ड रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, ठीक है। एंड इवन फैमिली को भी ग्रह, ठीक है, जैसे हम गृहस्थ जीवन कहते हैं, तो ग्रह वर्ड GRIH, ग्रह वर्ड भी किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली को। पुला एंड ग्रह वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली को। अच्छा, क्या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में विडो रीमैरिज अलाउड थी? ठीक है, तो हमें विडो रीमैरिज और लेवारेट दोनों ही प्रैक्टिसेस के सबूत मिले हैं, ठीक है। तो वैदिक एज में विडो रीमैरिज एंड लेवारेट दोनों ही प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या चाइल्ड मैरिज था उस पीरियड में? तो ध्यान रखना, देयर आर नो एग्जांपल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। और जो मैरिजेबल एज थी वैदिक एज पीरियड में, उस टाइम पीरियड में 1500 BC के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो 16 से 17। अच्छा, ये जो वर्ण सिस्टम हम बात करते हैं, वर्ण क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, वर्ण सिस्टम जो है ये कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वर्ण टर्म वॉज यूज फॉर द कलर। और ये कैसे पता चलता है? ये इसलिए पता चलता है क्योंकि आर्यंस, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली बोला जाता है कि आर्यंस फेयर थे काफ़ी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, बट अगर हम वैदिक एज की बात करें ना बच्चों, तो वैदिक एज में ये जो सोसाइटी का क्लासिफिकेशन है, ऋग्वैदिक एज में सोसाइटी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था? हमने किसी कास्ट के बेसिस में सोसाइटी को क्लासीफाई नहीं किया था उस टाइम पे ऑक्यूपेशन के बेसिस में सोसाइटी को क्लासीफाई किया था, ठीक है। इन द एज ऑफ ऋग्वेदा डिवीजन ऑफ सोसाइटी वॉज बेस्ड अपॉन द ऑक्यूपेशन, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अब चलो ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो आगे ये भी सुनिए कि अर्लीस्ट जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे लोग क्या करते थे अपने जीविका के लिए? तो लोग पेस्ट्रल, ठीक है, पेस्ट्रल करते थे, एग्रीकल्चर में डील करते थे। बट उस टाइम पे जो पशुपालन था, पेस्ट्रल, वो प्राइमरी एक्टिविटी थी, ठीक है। वहीं एग्रीकल्चर एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, ठीक है, ध्यान रखें। ऋग्वैदिक एज में लोगों को एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी नॉलेज थी, बट स्टिल एग्रीकल्चर एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, पेस्ट्रल एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, ठीक है। चलो अब आगे देखो ऋग्वेद के टाइम पीरियड में, उस वैदिक एज में हम वॉर को यूज़ करते थे गविस्थी वर्ड के, ठीक है। मतलब द टर्म वॉर इज़ जनरली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग गविस्थी। अब गविस्थी का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं सर्च फॉर काउस। अब देखो, अब यहाँ गाँव देखो नाम से ही पता चल रहा है, गविस्थी, ठीक है, गविस्थी और सर्च फॉर काउस। अब ये काउस को ढूंढना, इसका मतलब क्या है? तो देखो उस टाइम पे ना बच्चों, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाँव थी, जितनी ज़्यादा गाय थी, वो उतना ज़्यादा वेल्दी था, ठीक है। तो लोग इसी वजह से दूसरे व्यक्ति की गाँव को हथियाने के लिए, दूसरे ट्राइबल्स की गाँव को हथियाने के लिए वॉर, ठीक है, लड़ा करते थे, जंग छेड़ते थे। तो ध्यान रखना कि काउ सीम्स टू हैव बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ एट दैट टाइम, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं आर्टिस्ट की, ठीक है। तो क्या ऋग्वैदिक एज में आर्टिस्ट क्या क्या काम किया जाता था आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है। आर्टिजन वर्क क्या था? तो आर्टिजन्स में कारपेंटर बड़े थे, चैरिट में रथ बनाने वाले थे, वीवर थे, लेदर वर्कर थे, ठीक है, कुम्हार, पॉटर्स थे, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर काम उस टाइम पे हुआ करते थे, ठीक है, आर्टिजन्स हुआ करते थे। और ध्यान रखना बच्चों, जो AS वर्ड, AYAS, AYS वर्ड यूज़ किया जाता था उस टाइम पे कॉपर और ब्रॉन्ज की, ठीक है। इसका मतलब उस टाइम पे मेटल वर्किंग होती थी, लोगों को मेटल्स के बारे में भी पता था, एंड इवन मेटल्स के बारे में पता था तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनमें वो डील भी करते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, और इवन हिस्टोरियंस के द्वारा बोला जाता है कि जो आर्यंस थे उनको कॉपर कहाँ से मिला था, ठीक है।
हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, उनके लिए ब्रॉन्ज बहुत इंपॉर्टेंट मेटल था। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर टिन से, ठीक है। तो आर्यंस ये कॉपर कहाँ से लाए थे? तो बोला जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि राजस्थान की खेतरी माइन से कॉपर लाए थे, ठीक है। आर्यंस ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम द खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, ठीक है। चलो अब ऋग्वेदिक गॉड्स की बात करते हैं। तो ऋग्वेदिक गॉड्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं ऋग्वेदिक पीरियड में वो है इंद्र, ठीक है। इंद्र देव की अगर बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं। जैसे आज की डेट में भी देवताओं के राजा बोला जाता है इंद्र देव को, ठीक है। तो इनके लिए 250 हाइम्स, ठीक है, ऋग्वेद में 250 भजन इनको डिवोट कर किया जाता है, ठीक है। और ये रेन के देवता हैं, बारिश के देवता हैं। इवन इनको पुरंदर भी बोलते हैं, ठीक है। इनको मैं रेक्टिफाई करता हूँ, इनको क्या बोलते हैं? पुरंदर बोलते हैं। पुरंदर का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, किले तोड़ने वाला, ठीक है। तो इंद्रदेव को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वो रेन के गॉड है, बिजली के गॉड हैं, ठीक है। और 250 हाइम्स उनकी तरफ उनके लिए रिप्रेजेंट की जाती है, 250 भजन उनके लिए अर्पित किए जाते हैं। एंड इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड है, ठीक है, ऋग्वेदिक क्योंकि देवताओं के राजा हैं, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड की बात करते हैं तो वो कौन है? अग्नि, ठीक है, फायर गॉड। और जो अग्नि है उनके लिए 250 भजन उनको डिवोट किए जाते हैं, ठीक है। उनके लिए 200 भजन डिवोट किए जाते हैं, सॉरी 250 इंद्रदेव के लिए, 200 अग्निदेव के लिए। अब अग्निदेव या फायर गॉड के लिए याद रखना कि फायर गॉड एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड पीपल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यज्ञ कैसे होते हैं? यज्ञ क्यों किया करते थे? यज्ञ इसलिए किया करते थे ताकि हम क्या कर सकें? एक लिंक बना सकें ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया कि फायर गॉड एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड्स एंड पीपल, ठीक है, ध्यान रखना। वरुण की अगर बात करें तो जो वरुण देव है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। और वरुण देव क्या मेंटेन करते हैं? नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ठीक है। वहीं सोमदेव की बात करते हैं तो सोमदेव, बच्चों ध्यान रखना, सोमदेव क्या है? गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसी वजह से जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक होती है उसको क्या बोला जाता है? सोमा, ठीक है, सोमरस, ठीक है। तो गॉड ऑफ प्लांट्स क्या है? सोमदेव। यमदेव की अगर बात करें तो यमदेव क्या है? यमदेव इज द गार्डियन ऑफ द होल डेड, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? यमदेव क्या है? यमा, यमा, ही वॉज द गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेड, ठीक है, मृत्यु के देव। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसे थी? जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनकी सोसाइटी क्या थी? उनकी सोसाइटी थी मैट्रियार्क, ठीक है। मतलब वहाँ पर फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी डिसीजन मेकिंग के लिए फैमिली में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या था? यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, मतलब मेल्स को ज़्यादा दी जाती थी। चलिए आगे देखिए, अब लेटर वैदिक एज की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेदिक एज की हमने बात करी तो ऋग्वेदिक एज 1500 BC से 1000 BC। अब लेटर वैदिक फेज की बात करें तो 1000 BC से रेस्ट 600 BC। अब देखो बच्चों, अब ऋग्वेदिक एज में अब कुछ पॉइंट्स, लेटर वैदिक एज की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। संहितास, ठीक है, पहला पॉइंट संहितास क्या है बच्चों? तो जितने भी वैदिक हाइम्स और मंत्रास हैं, ठीक है, जितने भी वैदिक पीरियड के मंत्र, भजन और मंत्र हैं उनको हम बोलते हैं संहितास, ठीक है। और जिसमें से अगर हम ऋग्वेदिक संहिता की बात करें तो ये क्या है? ये सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें हमने लेटर वैदिक फेज से पहले क्या पढ़ा? ऋग्वेदिक फेज, समझे? तो सबसे पुराना संहिता कौन सा है? सबसे पुराना संहिता है ऋग्वेद संहिता, बट इसके अलावा भी बहुत सारे संहिता हैं, ठीक है। जैसे सामवेद संहिता, ठीक है। तो सामवेद संहिता किसके लिए? मैंने अभी बताया था संहिता क्या होते हैं? किसी कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स एंड मंत्रास। तो सामवेदिक संहिता किसके लिए? सिंगिंग और प्रेयर। यजुर्वेद संहिता भी है। यजुर्वेद किसके लिए? तो यजुर्वेद याद रखना हवन की विधि के लिए, ठीक है, यज्ञ के लिए। अथर्ववेद संहिता किसके लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट संहिता है बच्चों अथर्ववेद संहिता, ठीक है। क्योंकि अथर्ववेद संहिता किसके लिए हेल्प करता है? इसके अंदर मैजिकल स्पेल्स हैं जो इविल्स, ठीक है, बुरी शक्तियों को और बीमारियों को ख़त्म करने में यूज़ किया जाता है अथर्ववेद संहिता, ठीक है। तो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? तो ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है जो गॉड को रेफर करती है। वहीं सामवेद संहिता में क्या है? सिंगिंग एंड प्रेयर्स। यजुर्वेद संहिता में क्या है? हवन की विधि। अथर्ववेद संहिता में क्या है बच्चों? इसमें मैजिकल स्पेल्स हैं जो इविल्स, बुरी चीज़ें, बुरी शक्तियाँ और बीमारियों को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं मैजिकल स्पेल्स, ठीक है। मैजिकल स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज। उसके बाद बच्चों ब्राह्मणस, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्राह्मणस क्या है?
ठीक है। ब्राह्मण वर्ड ब्राह्मणस, तो ब्राह्मणस क्या है? इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सीरीज ऑफ टेक्स्ट जो एक्सप्लेन करते हैं सोशल एंड रिलीजियस आस्पेक्ट ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण भी हमें बताते हैं ना कि जो हमारे रिचुअल्स है उसके सोशल और रिलीजियस आस्पेक्ट्स क्या हैं। उसी तरीके से ब्राह्मणस के हैं इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सीरीज ऑफ टेक्स्ट जो एक्सप्लेन करते हैं सोशल और रिलीजियस आस्पेक्ट ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, चलो चलो आगे देखो। अच्छा, अब लेटर वैदिक एज में ध्यान रखना, अब वुमेंस के पास सभा अटेंड करने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, जैसे पहले हमने देखा कि ऋग वैदिक एज में वुमेंस आर परमिटेड टू अटेंड सभा। हाउएवर नाउ लेटर वैदिक एज में 1000 BC से 600 BC में वुमेंस वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन सभा। ओके, चलो। एंड इवन बच्चों जो राष्ट्र वर्ड है, ठीक है, राष्ट्र यूज़ किया जाता है ना, राष्ट्र वर्ड हम यूज़ करते हैं राष्ट्र। तो ये जो राष्ट्र वर्ड है, ये जो हम राष्ट्र मतलब क्या होता है? एंटायर टेरिटरी, है ना। तो ये राष्ट्र वर्ड पहली बार लेटर वैदिक एज में ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इवन इसी पर्टिकुलर पीरियड में अश्वमेध भी परफॉर्म किया गया था। ठीक है, ऑल दो मतलब ऐसा नहीं है कि अश्वमेध यहीं अश्वमेध यज्ञ शुरू किए गए, नहीं, अश्वमेध पहले भी होते थे, बट यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ ज़्यादा परफॉर्म किए गए। ठीक है, आगे देखते इवन यहाँ के लोग वजापिया भी किया करते थे। वजापिया टर्म याद रखना, वजापिया टर्म यूज़ की जाती है चैरिट रेस के लिए। ठीक है, जो रथों में रेस होती है ना, रथों की, रथ वाले घोड़ों की रेस, तो उसको वजापिया वर्ड यूज़ किया जाता है। एंड इवन बच्चों नेक्स्ट पॉइंट संग्रहित्री, ये वर्ड याद रखना, संग्रहित्री। ये वो संग्रहित्री क्या थे? संग्रहित्री वो ऑफिसर्स थे जिनका काम क्या होता था? टैक्सेस को कलेक्ट करना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में लेटर वैदिक फेज में संग्रहित्री ऑफिसर्स का काम क्या होता था? टैक्सेस को कलेक्ट करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलो बच्चों, अब लेटर वैदिक सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो लेटर वैदिक एज में सोसाइटी का क्लासिफिकेशन कैसे था? तो सोसाइटी का क्लासिफिकेशन किया गया था 4 वर्णास के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 4 वर्णास में क्या क्या थे? जैसे ये थे राजन्यस, ब्राह्मणस, वैश्यस एंड शूद्रास। तो जो राजन्यस था, राजन्यस नाम से पता चल रहा है, राजन्यस मीन्स राजन। ठीक है, ब्राह्मणस मीन्स ब्राह्मण। ठीक है, जो हमारे वेदों को ट्रांसलेट करके आपको समझाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट करने में। तो वैश्य किसके लिए थे? वैश्य वर्ड यूज़ किया जाता था कॉमन पीपल के लिए, कॉमन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर या कैटल ब्रीडिंग में डील कर रहे हैं। वही शूद्र वर्ड बच्चों किसके लिए यूज़ किया जाता था? सर्वेंट्स के लिए। ठीक है, एंड इवन बच्चों ये जो गोत्र सिस्टम हम बोलते हैं, जैसे शादी के लिए गोत्र पहले पता करना होगा, तो ये जो गोत्र सिस्टम था ये भी सबसे पहले इसी पर्टिकुलर पीरियड में लेटर वैदिक एज में ही अपीयर हुआ था। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन लेटर वैदिक टाइम्स। गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र का मतलब एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे जो उनके डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं, तो जितने भी कॉमन एंसेस्टर्स हैं उनके डिसेंडेंट्स को हम गोत्र सिस्टम के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो गोत्र सिस्टम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? रिफ्लेक्ट्स डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, चलो। इवन बच्चों जो लेटर वैदिक एज है, लेटर वैदिक एज में बताया गया है कि जो आपकी लाइफ साइकिल है वो 4 इंपॉर्टेंट भागों में बनी हुई है। ठीक है, जैसे आज की डेट में भी है ना, पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, फिर शादी करते हैं, ठीक है, फिर रिटायरमेंट लेते हैं। तो उसी तरीके से लेटर वैदिक एज में हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके 4 लाइफ के स्टेजेस है वो 4 इंपॉर्टेंट भागों में बटे हुए। जैसे ब्रह्मचारी। ठीक है, ब्रह्मचारी वर्ड किसके लिए था बच्चों? ध्यान रखना, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको स्टडी में ध्यान देना है। ठीक है, ब्रह्मचारी वर्ड किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। गृहस्था। ठीक है, गृहस्था वर्ड किसके लिए? नाम से पता चल रहा है, हाउस होल्डर्स। ठीक है, शादीशुदा व्यक्ति। ठीक है, जो घर का ध्यान रखेगा, जिसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब जो जॉब करेगा, फैमिली का ध्यान रखेगा। ठीक है, गृहस्थ। वनप्रस्था। वनप्रस्था वर्ड बच्चों याद रखना, पार्शियल रिटायरमेंट के लिए। वहीं संन्यासा वर्ड किसके लिए? संन्यास। जैसे हमें आज भी हमें पता है संन्यासी कौन होते हैं? जो सारे के सारे डिज़ायर से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम दी वर्ल्डली थिंग्स। ठीक है, तो ब्रह्मचारी स्टूडेंट, गृहस्था हाउस होल्डर, वनाप्रस्था पार्शियल रिटायरमेंट, संन्यासा कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड। ठीक है, इवन बच्चों यहाँ पे लेटर वैदिक एज में अगर हम लेटर वैदिक गॉड्स की बात करें तो यहाँ पर लेटर वैदिक एज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड है वो है प्रजापति। ठीक है,
प्रजापति कौन है? प्रजापति जैसे ब्रह्मा, ठीक है, प्रजापति ब्रह्मा, तो ही इज़ द क्रिएटर, ठीक है, और इनको सुप्रीम पोजीशन में रखा गया है। वैसे ही रुद्र, ठीक है, रुद्र के रुद्र हमारे महादेव, एंड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु इज द प्रोटेक्टर, ठीक है, लॉर्ड प्रजापति क्रिएटर, लॉर्ड रुद्र, ठीक है, महादेव, देन लॉर्ड विष्णु प्रोटेक्टर। ओके, तो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, बाकी वीडियोस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।